Welcome back students. Hello. Yes, now in this video we will discuss the remaining part of our chapter Major Domains of the Earth of Geo. That is the first chapter of Geo part of second term of class 6. Okay, in the previous video students we have discussed its lithosphere, about the lithosphere, and now in this video we will discuss about the hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर कौन से एरिया होता है अर्थ का जहाँ पर वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में आज हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाइड्रोस्फीयर, all the water bodies on the earth's surface named oceans, seas, lakes, rivers, together with snow and ice, the underground water and the water vapor in the atmosphere are collectively called the hydrosphere. यस स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अर्थ का वो कार्य क्षेत्र है, वो डोमेन है जहाँ पर जो है क्या पाई जाती हैं, वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। और वाटर बॉडीज किस किस फॉर्म में होती हैं अर्थ सरफेस पर? ओशियन, सागर, जो महासागर होते हैं, सीज, सागर, और लेक्स, झीलें, रिवर्स, नदियाँ, ये विद स्नो एंड आइस। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर स्नो एंड आइस भी होती है उन रिवर्स में। और अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। अंडरग्राउंड वाटर में वेल वगैरह जो होते हैं, ट्यूबवेल्स, एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स होती हैं वो उन सभी को कलेक्टिवली हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 ओशियन। अब देखो, जो मेजर 4 हाइड्रोस्फीयर में जो मेजर 4 ओशियंस हैं वो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 4 महासागर हैं हमारे। जो सबसे बड़े महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। Sometimes the waters around Antarctica are described as the Southern Ocean. कभी कभी जो है वाटर जो अंटार्कटिका में है, आसपास है, उसको जो है वर्णन किया जाता है उसका दक्षिणी महासागर के नाम से। The oceans are not separate areas of water but from one continuous ocean mass. These oceans have 97.3% of total water of the earth surface. Only 2.7% is fresh water stored as ice caps and glacier, freshwater lakes, rivers and underground water. देखो स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी बात है कि जो ओशियन है वो 100% में से 97.3% वाटर जो है वो इन ओशियंस में पाया जाता है। और आपको पता ही है बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो तीनों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो वाटर है उसको हम किस कलर से प्रेजेंट करते हैं? ब्लू कलर से, है ना। ओनली 2.7 जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कहीं पर जो है आइस के रूप में, कैप के रूप में, एंड ग्लेशियर जो बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। ओके, अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ लिया ना। आगे चलते हैं हम 1 बाय 1 ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया कि 4 मेजर पार्ट जो हैं ओशियन के रूप में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। और साउदर्न एशिया जो है, साउदर्न ओशियन जो है, जो मैंने आपको बताया, अभी बताया था ना मैंने कि कभी कभी अंटार्कटिका के आसपास का जो वाटर है उसको साउदर्न और ओशियन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द पैसिफिक ओशियन, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। ये बहुत ही बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इट कवर्स नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ के जो पार्ट, अर्थ का जो सरफेस है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो इस एरिया में आता है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज मैरिना ट्रेंच विच इज़ ओवर 11,000 मीटर्स डीप। इसका जो सबसे गहरा गर्त है, मैरिना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो 11,000 मीटर गहरा है। दिस ओशन इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट। इस महासागर का जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जो वेस्ट पार्ट है वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट, ये ईस्ट पार्ट में आते हैं इस महासागर के। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू दिस ओशियन। और जो हमारी डेट लाइन पास जो है, जहाँ से डेट वगैरह पता लगता है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस वो इसी ओशियन से होकर गुजरती हैं। द ग्रेट ट्रैवलर, एक महान ट्रैवलर, यात्री और एक्सप्लोरर जो थे फर्डिनेंड मैगेलियन
जो है इन्होंने इसे पैसिफिक का नाम दिया था। पैसिफिक का मतलब होता है काम एंड ट्रैंक्विल, शांत स्वभाव का। द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के बारे में जानते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, दूसरे नंबर पर आता है ये महासागर, बट अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन, और जिसमें पैसिफिक ओशियन का कम से कम जो है हाफ साइज जो है वो इसमें आता है, आधे के बराबर है ये। इट इज़ एस शेप, ये एस की शेप में है। इट इज़ प्लैंक्ड by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastal line of Atlantic Ocean is very long and highly indented, which provides good sites for sheltered harbors. यहाँ पर बंदरगाह भी हैं। बंदरगाह भी जो होते हैं, बंदरगाह होते हैं ना जहाँ पर समंदर में जो बंदरगाह जहाँ पर शिप रुकते हैं, वहाँ पे वाटर रूट के थ्रू जो है ट्रेड किया जाता है। दस द अटलांटिक इज़ द बिजीएस्ट ओशन, इसलिए जो अटलांटिक ओशन है बहुत ही बिजी ओशन के नाम से जाना जाता है ट्रेड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर व्यापार किया जाता है। हार्बर्स हैं यहाँ पर, वो बंदरगाह हैं जहाँ पर शिप में से जो है गुड साइड है। गुड साइड का मतलब गुड वो नहीं, जो गुड मीन्स अच्छा नहीं, यानी कि सामान ले जाते, लाना ले जाने का काम यहाँ पर बंदरगाह में होता है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से इसको बहुत बिजी ओशन माना जाता है। दूसरा है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन ओनली नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, जो हमारी इंडिया है, कंट्री के नाम के पीछे आता है इंडिया, हिंद। इट इज़ ट्रैंगुलर इन शेप, ये त्रिभुजाकार में है, ट्रैंगुलर शेप में है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, ये इसका एक्सटेंशन है। द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल में आता है एंड साउंडेड द नॉर्थ पोल, दक्षिणी गोलार्ध में आता है ये। ड्यू टू इट्स क्लोजनेस ऑफ द नॉर्थ पोल इट रिमेन्स फ्रोजन, ये नॉर्थ में इसकी ज़्यादा है तो इसमें हमेशा जो है आर्कटिक महासागर जो है जमा रहता है, और यहाँ पर बर्फ़ की जो लेयर है वो थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है, मीन्स बर्फ जमी रहती है। द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स इट विद द पैसिफिक ओशियन, और बेरिंग कनेक्ट्स जो है, बेरिंग जो है स्ट्रेट वो इसको जो है पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। द साउदर्न ओशन, अब दक्षिणी महासागर के बारे में जानेंगे। द साउदर्न ओशन और द अंटार्कटिक ओशन सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑन अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका में ही आते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन, जहाँ पर इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन तीनों आकर मर्ज करते हैं, वहाँ पर ये ओशन बनता है। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अ लार्ज पार्ट ऑफ इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर हमेशा जो है हमेशा बहुत ही लो टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए ये इसका जो लार्ज पार्ट है वो हमेशा बर्फ से जमा रहता है। अब तो हमने इन चारों के पांचों के बारे में, ओशंस के बारे में पता लगाया है, अब इनके मूवमेंट के बारे में पता लगाएंगे। द वाटर ऑफ द ओशन इज नेवर स्टिल, ये जो इनका पानी होता है वो कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है। इट इज़ ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक कुछ एरिया से दूसरे एरिया में जो है वो मूव करता रहता है। ओशन वाटर हैज़ 3 डिस्टिंक्ट मूवमेंट्स, वेव, टाइड्स, करंट। इसमें वेव्स, लहरें आती हैं, टाइड्स आते हैं और करंट्स आते हैं। वेव क्या होती है? ये एक राइजिंग एंड फॉलिंग सरफेस वाटर की अर्थ होती है, जो पुशिंग एक्शन ऑफ विंड्स, जो हवा की वजह से जो है, जो हवा में जो दबाव होता है, हवा में जो वायु दाब होता है, उसकी वजह से ये जो है लहरें उठती हैं, गिरती हैं। किसकी वजह से? अर्थ जो हवा में पुशिंग जो है फोर्स होता है उसकी वजह से। द टाइड्स आर रेगुलर एंड अल्टरनेट, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस अ डे। ये जो ज्वार है, ज्वार भाटा आते रहते हैं, ये रेगुलर और अल्टरनेट कभी नहीं भी आते हैं। और फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार जो है टाइड्स आते हैं। कोज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, जो मून और सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, नीचे आता है। ये टाइड्स भी जो है ओशन में आते रहते हैं। ओशन करंट्स, ये करंट्स जो है, जो धारा है, बहाव है, आर बिग स्ट्रेचेस ऑफ और स्ट्रीम्स, धाराएं ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली, जो लगातार बहती रहती हैं, एंड कॉन्स्टेंटली बाय द डेफिनेट डायरेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन। और ये जो पानी के अंदर जो धाराएं होती हैं, ये धाराएं जो है ये एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में जो है अर्थ सरफेस की, ओशन सरफेस की बहती रहती हैं कॉन्स्टेंटली, लगातार। वाटर मासेस स्मॉलर देन ओशन, अब देखो जो वाटर जो मासेस होते हैं वो स्मॉलर देन ओशन, महासागर से छोटे होते हैं। आपको पता है सी में बी अ पार्ट ऑफ सम ओशन, सी जो है सागर जो होता है वो ओशन का एक पार्ट होता है, एंड क्लोज पार्टली बाय लैंड, और वो थोड़ा बहुत धरती से भी जुड़ा होता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीज इंक्लूड द साउथ चाइना सी, द कैरेबियन सी, द मेडिटेरियन सी, द बेरिंग सी, द कैस्पियन सी, द यूराल सी एंड द डेड सी आर द इनलैंड सीज।
लेक्स आर द स्मॉलर वाटर बॉडीज, जो लेक्स होती हैं वो छोटी छोटी वाटर बॉडी होती हैं जो धरती पर होती हैं, घिरी धरती में पानी को घेरे होती हैं। अ पार्ट ऑफ ओशियन वाटर दैट जस्ट इनटू द लैंड इज कॉल्ड गल्फ, खाड़ी। द पर्सियन गल्फ जो है, पर्सियन खाड़ी जो है ये, अबे इस और जो अबे इस जो नैरो इनलैंड ऑफ द सी, जो खाड़ी होती है ये एक बहुत ही नैरो छोटी होती है समंदर में। वाइडर दैन गल्फ, जो गल्फ से थोड़ी बड़ी होती है, जैसे कि वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बिस्के। वाटर बॉडीज़ के बारे में जाना हमने, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जहाँ पर एयर पाई जाती है, हमारा पर्यावरण। द एनवलप ऑफ गैसेज, ये गैसेज का एक एनवलप है जो अर्थ को घेरे रहता है, इसको एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। दिस एयर एक्सटेंड 1000 ऑफ किलोमीटर, ये हवा जो है कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक जो है वो जो फैली होती है, और अबव द अर्थ सरफेस, धरती के ऊपरी सतह पर। However, about 97 of the air is found within a height of 27 km. In other words, the lower part of the atmosphere close to the earth is much denser than the upper part. ठीक है बच्चों, 97 जो हवा होती है, पार्ट हवा का, वो 27 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो क्लोजर टू द अर्थ, जो अर्थ का जो लोअर पार्ट है और जो क्लोज टू द अर्थ है वो ज़्यादा घना होता है अपर एयर पार्ट से। कॉम्पोजिशन क्या है देखो एयर का, ये कॉम्पोजिशन जो है 78% हमारी एयर में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, एंड 1% अदर गैसेज होती हैं जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, हीलियम, ये गैसें आती हैं। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हमारे जो जीवित जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें जो एयर है ये प्रोटीन का एक सोर्स जो है उसके रूप में होती है, और ऑक्सीजन जो है उसका यूज़ हम ब्रीथिंग के लिए करते हैं, इनहेल एक्सहेल करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स की हेल्प करती है खाना बनाने में। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भी इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा को गर्म रखने में भी हेल्प करती है। वाटर वेपर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, पानी की जो है भाप की बूंदें होती हैं, जो पानी वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये लेयर जो लोअर लेयर होती है, निचली सतह, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। विदाउट दिस थ्री वुड बी नो रेन और स्नो, और इसके बिना कोई भी रेन और स्नो पॉसिबल नहीं होती, किसके बिना, वाटर वेपर्स के बिना। एटमॉस्फेयर, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब एटमॉस्फेयर में जो वायु का दबाव बना होता है उसके बारे में। ग्रेविटी पोल्स द एटमॉस्फेयर डाउन टू द अर्थ। आपने देखा होगा कि क्या होता है एटमॉस्फेयर में, जो भी चीज़ हम ऊपर गिरते हैं, ऊपर की तरफ उछालते हैं, वो नीचे आती है। वो किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये जो पुल है, ये जो पुल है, खिंचाव है, क्रिएट्स वेट इन द एयर, हवा में एक जो है एक वेट क्रिएट करता है। देयरफॉर इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस हवा का एक दबाव बना होता है। Thus the atmospheric pressure is defined at the weight of air column over a given point. इसलिए जो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किस रूप में डिफाइन किया जाता है, हवा के दाब के रूप में, दबाव के रूप में, जो किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर बना होता है। We do not feel this pressure because it is counterbalanced by the प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, और हमारी बॉडी में जो प्रेशर होता है उसमें से और इस एयर प्रेशर में एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो वायु दाब है, पर्यावरण में जो दबाव है हवा का, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बदलता रहता है, और सीजनली भी ये बदलता रहता है। नियर द अर्थ सरफेस द एयर इज डेंस, और जहाँ पर अर्थ सरफेस होता है वहाँ पर जो पृथ्वी की सतह पर ये ज़्यादा घना होता है एयर प्रेशर, और जो है इज ऑल्सो द हाइएस्ट, जब मतलब सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। द एयर गेट्स थिनर एज वन गोज हायर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये दबाव कम होता जाता है। दैट्स वाई वी क्लाइंब अ माउंटेन, द एयर प्रेशर इज डिक्रीज एंड माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू हेल्प देम इन ब्रीथिंग। आपको पता है कि जब माउंटेनियर्स जो होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो हवा के दबाव कम होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो ऊपर जो है वो जब जाते हैं पर्वतों पर तो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन एयर प्रेशर ओवर डिफरेंट एरियाज मेक द एयर मूव, और इन एयर प्रेशर की वजह से हवाएं जो है वो चलती हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, वो हाई प्रेशर एरिया से लो की तरफ चलती हैं। मूविंग एयर इन हॉरिजॉन्टल मूव इज कॉल्ड विंड, और जो ये हॉरिजॉन्टल जो हवाएं का जो मोशन होता है इसे हवाएं कहते हैं, विंड कहते हैं।
अब हमने आपको ये तीनों अलग अलग बता दी। अब पढ़ेंगे हम बायोस्फीयर के बारे में। देखो बच्चों, आपको पता है बायोस्फीयर है जो हमारी अर्थ पे पाया जाता है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। उस नैरो जोन को बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बायोस का ग्रीन में मीनिंग, ग्रीन ग्रीक वर्ड जो है उसका मीनिंग है लाइफ, मीन्स बायोस का मतलब लाइफ, जहाँ पे जीवन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल। लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अबाउट इनके दो बारे में बांटा गया है। और 10 लाख वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड 30,000 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जो है यहाँ पर हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं। द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम माइन्यूट बैक्टीरिया टू ह्यूज ट्री और एनिमल लाइक एलिफेंट टू व्हेल्स, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर। ह्यूमन बींग्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो मनुष्य है, मानव है, वो मेन पार्ट है इस बायोस्फीयर का। ईच एनिमल एंड प्लांट लीड सर्टेन आइडियल कंडीशंस टू सर्वाइव एंड ग्रो। हर किसी को एक सर्वाइव करने के लिए, लाइफ जीने के लिए जो है पर्टिकुलर जो है वो कंडीशंस की जरूरत होती है। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एरियाज, ईच विद इट्स ऑन क्लाइमेट, सॉइल एंड लिविंग कम्युनिटीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड इकोसिस्टम। बायोस्फीयर का जो है जो डिस्टिंक्ट एरिया से बना हुआ है, जिसमें अपने हर जगह की अलग अलग क्लाइमेट होती है, अलग मिट्टी होती है, अलग लिविंग कम्युनिटीज, लिविंग समुदाय होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, जिसे इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। अब मैन एंड द एनवायरनमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का क्या संबंध है। एनी चेंज इज द एनवायरनमेंट कंडीशन, अगर पर्यावरण में कोई भी चेंज आता है तो वो मनुष्य के जीवन को हर रूप में प्रभावित करता है। इन द रिसेंट ईयर्स द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एट वन अलार्मिंग रेट टू फीड दिस एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड मीट इट्स इंक्रीजिंग नीड्स। अब देखो जो है जो पॉपुलेशन है, इसकी वजह से क्या हो गया, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, अलार्मिंग रेट भी बढ़ गया है। जो है अब हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो खाने की जरूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, ऑब्वियस है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड्स भी ज़्यादा होंगी। और इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। रेकलेसली इनका जो है बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से। दिस हैज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ, जिसकी वजह से जो हमारे जो नेचर है उसके बैलेंस डिस्टर्ब होता जा रहा है। फॉरेस्ट जो है लगातार उनको काटा जा रहा है, उनको फील्ड्स के लिए, टाउन्स के लिए, मतलब रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना लोगों को। तो इसकी वजह से जो हमारी जो नेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि ट्रीज काटे जा रहे हैं और मिनरल्स जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई हो रही है, यूज़ हो रहा है। तो जो है उससे लैंड हमारी इफेक्ट करती है, लैंड भी डिग्रेड होती है। बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, पोल्यूटिंग, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता जा रहा है एयर और वाटर दोनों में। सिर्फ वी विश टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ नेचर वी मस्ट यूज अवर रिसोर्सेज वाइजली। अगर हम चाहते हैं इस नेचर में उनको एक बैलेंस बनाकर रखना, मेंटेन करके रखना बैलेंस को अपनी प्रकृति के, तो हमें इन रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जो है वाइजली का मतलब बहुत ही बुद्धिमानता के साथ हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई होप कि आपको हमारा ये चैप्टर इन 2 पार्ट्स में समझ में आ गया होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन completed. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों।